माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 1, कलेक्शन ऑफ डेटा। राइट, उसमें सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स has been quite significant from the time of Mauryan Emperor. The book Ain-e Akbari, written by Abu Fazl during the time of Mughal Emperor Akbar, also mentioned a highly developed statistics system from administrative and revenue service of Mughal Empire. So इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में वो बहुत पहले से बताया हुआ है। ऐन अकबरी नाम तो सुना ही होगा, बुक अबू फजल ने जो लिखी थी उसमें भी इसके बारे में मतलब जिक्र किया है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जिक्र किया है उसने अपनी बुक में। ऐन अकबरी जो उसने बुक लिखी थी अकबर के ऊपर, उसमें उसने स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी बताया है। द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड Ch1 in 1749 for analysis of data about the state। तो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द स्टेट। डेटा कलेक्शन, जो भी डेटा एनालिस करना था उन लोग को, उस डेटा को एनालिस करने के लिए उन लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया था स्टैटिस्टिक। द कंट्रीब्यूशन टू द स्टैटिस्टिक्स प्रायर टू 1750 were based mainly on example of data analysis without any use of explicit probabilistic idea। मतलब 1715 के पहले जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता था वो सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए ही किया जाता था, बाद में उसका कोई यूज़ नहीं था। बट अब धीरे धीरे आफ्टर अ टाइम धीरे धीरे वो चीज़ का डेवलपमेंट हुआ और स्टैटिस्टिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ। तो उसी के साथ स्टैटिस्टिक्स अब और भी जगह यूज़ होता है, साइंस में यूज़ होता है, रिसर्च में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। बाय 18th century द टर्म स्टैटिस्टिक वॉज यूज फॉर सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा बाय स्टेट्स। तो 18th century तक डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। राइट, The statistics were formally introduced in Encyclopedia Britannica in 1797. The initial result on probability theory were found in 17th and 18th century। मतलब जो इनिशियली प्रोबेबिलिटी थियरी जो लॉन्च की गई, जो इंट्रोड्यूस की गई, वो 17th और 18th सेंचुरी में की गई। और किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? दैट इज लैप्लेस एंड गुड्स। द फर्स्ट स्टेटिस्टिकल बॉडी, मतलब जो इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारी कैसे सीए के इंस्टीट्यूशन है, ऐसे स्टेटिस्टिक की फर्स्ट इंस्टीट्यूशन या जिसे हम बॉडी बोलते हैं वो है द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी वॉज फाउंड इन 1834 इन लंदन। 1834 लंदन में सबसे पहले बनाई गई। द एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वे डेवलप्ड इन 19th and 20th century। 19th और 20th सेंचुरी में अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, स्टैट्स का एडवांस डेवलपमेंट किया गया स्टैटिस्टिक्स का। गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन यूज्ड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इन साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने जो स्टैटिस्टिक है उसको साइंस में, पॉलिटिक्स में और इंडस्ट्री में यूज़ करना चालू किया। ये सब मेथड इंडस्ट्री में यूज़ करना चालू किया। उसके पहले क्या था? बेसिक यूज़ था, दैट इज़ डेटा कलेक्शन करना, डेटा को एनालाइज करना, उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं था। बट अब वही चीज़ कार्ल पियर्सन और गैल्टन ने क्या किया? वही स्टैटिस्टिक्स अब इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, साइंस में भी यूज़ कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं। कार्ल पियर्सन वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। कार्ल पियर्सन को फाउंडर माना जाता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। He found the advanced statistical laboratory in England, and in 1911 the world first university statistics department at University College London। मतलब उसने एडवांस स्टैटिस्टिक्स लेबोरेटरी खोली 1981 में, और यूनिवर्सिटी स्पेशली सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए उसने एक यूनिवर्सिटी भी ओपन की है। दैट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में चालू की। In 1920, Gossett and Fisher initiated to develop modern statistical science for the data having small sample। तो सबसे पहला मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस सिर्फ स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज़ किया गया। फिशर अप्लाइड स्टैटिस्टिक टू वेराइड डाइवर्सिफाइड फील्ड। फिशर अगेन ही इज अ स्टैटिस्टिशियन, उसने
द स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी फील्ड में यूज़ किया। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स में यूज़ किया, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एक्सेट्रा। ही इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिशर को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs or short questions. During 1930, the refinement and expansion of earlier development was found in collaborative work between Pearson and Newman. Advanced method of statistics were developed day by day after that. तो उन लोगों ने क्या किया, जो स्टैटिस्टिक्स है वो जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हर किसी ने अलग अलग थोड़ा थोड़ा बनाया था, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, कोलैबोरेट किया और एक्सपांड किया, और डे बाय डे अभी भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है स्टैटिस्टिक्स का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ये तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में ओवरऑल बताया गया था। अब स्टैटिस्टिक्स इंडिया के बारे में बताया जाएगा कि इंडिया में उसका ग्रोथ कैसे हुआ। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI was found by the well-known Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta. तो ISI इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो स्टैटिस्टिशियन दैट इज P.C. Mahalanobis कोलकाता में उन्होंने ये इंस्टीट्यूट बनाया था स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशली। He started the first postgraduate course in statistics at Calcutta. पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब के मास्टर डिग्री उसने स्टैटिस्टिक्स स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन के लिए उसने फर्स्ट यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोली, Mahalanobis ने। The government had approved national sample survey proposed by Mahalanobis in 1950 and first round of data collection took place in October 1950. तो उसने गवर्नमेंट के पास परमिशन ली और उसको अप्रूवमेंट मिल गया Mahalanobis को नेशनल सैंपल सर्वे के लिए, और उसने वो राउंड डेटा कलेक्ट भी कर लिया अक्टूबर 1950 तक। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज IASRI is another institute which contribute a lot in the development of statistics in India. तो ये दूसरी इंस्टीट्यूट है जिसने स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है। In 1935, W.F. Wilcox listed over 100 definitions of statistics based on meaning, scope and limitation. मतलब विल्कॉक्स ने काफ़ी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी, उसका मीनिंग बताने के लिए, स्कोप बताने के लिए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, लिमिटेशन के लिए कि कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो सकता है, या फिर उसके लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब चीज़ बताई है। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सन एंड काउडन। अब जो हम लोग को डेफिनेशन दी है वो किसकी डेफिनेशन है, क्रॉक्सन और काउडन ने दी है। दैट इज स्टैटिस्टिक इज अ साइंस विच डील विद collection, analysis and interpretation of numerical data. तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बहुत इजी है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, ये साइंस है जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इज कलेक्शन, सेकंड जो कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है, थर्ड जो डेटा एनालाइज किया है उसके पर से कंक्लूजन निकलना है दैट इज इंटरप्रिटेशन, और ये सब चीज़ किसके बारे में, दैट इज अ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस which deal with collection, analysis and interpretation of statistical data, that is numerical data. Nowadays, statistics is not only useful for quantitative data but also for qualitative data and considered as an independent part of scientific method. अब क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्या बताया गया है कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए तो स्टैटिस्टिक्स यूज होता ही था, पर अब क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च वेयर was used in military project during the Second World War. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स और OP दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च, ये दोनों मेथड यूज की गई थी मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए, ताकि देखो मिलिट्री में भी क्या स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कितना ही रिसोर्स है उसको किस तरह यूज़ करना है, बेस्ट ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पढ़ना कि कहाँ कौन सी चीज़ लगाने से हम लोग को बेस्ट यूज़ मिलेगा, वो सब चीज़ स्टैटिस्टिक्स बताती है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है।
In India, OR come with an existence in 1949 with the open of OR unit at the Regional Research Laboratory in Hyderabad. For National Planning and Survey 1953 at the ISI Kolkata, PC Mahalanobis formulated the second five-year plan with the help of OR technique. मतलब कि नेशनल प्लान और सर्वे 1953 में महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान हर साल होता था, पहले 5 इयर्स का प्लान बनाते थे कि आते 5 साल हम लोग को इंडिया का डेवलपमेंट किस तरह से ले जाना है, कहाँ ले जाना है, राइट। उसमें सेकेंड जो था 5 ईयर प्लान, उसमें उसने ओआर टेक्निक से पूरा प्लान बनाया था। ओआर टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज द per capita income with minimum resource in India in the industry to decide optimum allocation of various resources such as man, machine, etc. in market to decide the size of stock to meet the future demand. तो OR टेक्निक एक्चुअली होती क्या है? तो OR टेक्निक हम लोग को बताते हैं कि मैक्सिमम हम लोग कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए, पर कैपिटा इनकम क्या है कि भाई पूरे देश की इनकम क्या है डिवाइडेड बाय कितने पर्सन्स है देश में। तो पर कैपिटा इनकम, एक इंसान की इनकम क्या होती है ऑन एन एवरेज, इट इज जस्ट एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम एक टाइप का एवरेज है, राइट, विथ मिनिमम रिसोर्स। मिनिमम रिसोर्स के साथ हम मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम कैसे कर सकते हैं, वो ओआर टेक्निक हेल्प करती है गवर्नमेंट। मिनिमम रिसोर्स, कम से कम रिसोर्स लगाने से हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम कैसे मिल सकती है, वो हम लोग को ओआर टेक्निक सिखाती है। इन इंडस्ट्री टू डिसाइड द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में मैन, मटीरियल, बाद में लेबर्स, ये सब चीज़ें आ गई, राइट। मैन, मटेरियल, कैपिटल, पैसे, ये सब चीज़ें रिसोर्स में आ गई। तो ये रिसोर्स किस तरह एलोकेट करना है, मतलब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम लोग को मिनिमम रिसोर्स यूज करने पे मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, दैट इज एन ओआर टेक्निक। Thus, considering the use of statistics in recent time, its importance cannot be ignored. The constructive development in statistical study has considerably increased its scope and importance. तो जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज बढ़ता जा रहा है, हम स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस कम नहीं कर सकते, राइट। अब उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है डे टू डे, और उसमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस लेवल और भी चीज़ें आ रही है स्टैटिस्टिक्स में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा क्या है, तो सिंपल एक लाइन में चीज समझ जाओ। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब विच कैन बी काउंटेड, क्वांटिटी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। जिसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा जिसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग, सैडनेस, बाद में ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ क्या है, क्वालिटी है। हम लोग ये इसमें हम लोग नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ यही बता सकते हैं इंसान सैड है या सैड नहीं है, खुश है या खुश नहीं है, मेल है या फीमेल है, राइट। ये सब क्वालिटेटिव हुआ। हम लोग ये सब नहीं बता सकते कि कितना खुश है, कितना खुश नहीं है, राइट। दैट इज अ क्वालिटेटिव डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा जो हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट तो कितने केजी वीट है, राइस तो कितने केजी राइस है, मिल्क तो कितना लीटर मिल्क है, वो सब क्वांटिटेटिव डेटा हुआ जो हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट जो चीज नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। पढ़ते हैं मीनिंग एंड डिफरेंस। इन स्टैटिस्टिक्स अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब क्या, कि जितने भी यूनिट्स मतलब जो चीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिस चीज को हम लोग ने लिया है स्टडी के लिए, वो सब पॉपुलेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्वे करना चाहता हूँ 100 स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट। तो ये 100 स्टूडेंट्स मेरा पॉपुलेशन होगा, क्योंकि मेरे ये यूनिट्स है, ये मेरे सैंपल है, मतलब ये चीज़ है जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। जितने भी सब यूनिट हम लोग ले लेते हैं, दैट इज अ पॉपुलेशन।
फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करना चाहता हूँ तो 100 स्टूडेंट्स मेरे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ यूनिट, जितना भी यूनिट है राइट, उसका ग्रुप जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, a group of all the worker of the factory become a population for this study। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है वो हम लोग को जानना है। तो उस फैक्ट्री के जितने भी वर्कर होंगे वो सब हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। ऑल यूनिट अंडर द स्टडी, जितनी भी यूनिट हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो सब हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंटेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी यूनिट है, कितनी आइटम है, राइट, नंबर्स के पॉपुलेशन में कितने लिए है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 100 स्टूडेंट्स के ऊपर मैं सर्वे करना चाहता हूँ तो 100 स्टूडेंट्स, तो 100 स्टूडेंट्स क्या हुआ, साइज ऑफ पॉपुलेशन हुआ। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंटेन इन पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट है पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड अ साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, से n, वी कॉल इट फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट मतलब जिससे हम कम कर सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन है तो हम लोग उसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, फाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे और उसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, पॉपुलेशन साइज को। अगर इट इज टू बी काउंटेड, हम लोग काउंट कर सकते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन। बट अगर हम उस चीज को काउंट नहीं कर सकते, पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते, तो इट विल बी द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। For example, if 700 workers work in a factory, then for this population N, capital N is equal to 700 and we call such population as a finite population। तो अगर हम लोग ने, इन लोगों ने एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री लिया हुआ है, फैक्ट्री में वर्कर्स की लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, कैसी लाइफस्टाइल होती है उन लोग की, इसके बारे में है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन मान लो 700 वर्कर्स है फैक्ट्री में, तो हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन 700 हो जाएगा, मतलब कैपिटल N हमारा 700 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया इज कॉल्ड सैंपल। अब सैंपल की बात की है तो सैंपल मतलब कि बहुत सिंपल है, ये पॉपुलेशन है, 100 स्टूडेंट्स है, राइट। अब उसमें से मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये 100 स्टूडेंट्स में से मान लो मैंने ये पूछा कि 68% कितने हैं, किसके हैं, वो सब चीज़ें, वो सब स्टूडेंट्स आगे आ जाइए, राइट। तो मैंने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने सिलेक्शन किया। मेरा क्राइटेरिया क्या था कि 68% कितने हैं, किसके हैं, वो मेरा बेसिक क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो मैंने सिलेक्ट किया और जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, दैट इज अ सैंपल। तो यही बोला है, अ स्टेट और ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से मैंने सिलेक्ट किए यूनिट्स या ग्रुप, जो भी मैंने सिलेक्ट किया, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने पॉपुलेशन में से यूनिट्स को सिलेक्ट किया, वो सारी यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी सैंपल। एंड द नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल इज टर्म्ड सैंपल साइज। और कितने सैंपल है, कितने चीज़ों को सिलेक्ट किया है, दैट इज अ सैंपल साइज। नंबर कितने है, दैट इज अ सैंपल साइज। For example, if we select 150 workers from the above population of the worker by any statistical method, then the group of selected worker is called sample and size n is equal to 150। तो क्या बोला है कि मान लो ये जो एग्जाम्पल इन लोगों ने बताया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर्स का कैसा होगा फैक्ट्री में, 700 वर्कर्स थे पॉपुलेशन। अब उसमें से 150 वर्कर्स मैंने सिलेक्ट किए कोई भी क्राइटेरिया के बेसिस पे, कि मान लो कि भाई जिसका 8000 के ऊपर सैलरी है, 8000 के ऊपर जिसके वेजेस है उसको सिलेक्ट करूंगा मैं, राइट।
तो वो एक क्राइटेरिया हो गया, उसके बेसिस पे जितने भी सिलेक्ट हुए, फॉर एग्जांपल 150 वर्कर्स सिलेक्ट हुए, तो 150 वर्कर्स सिलेक्ट हुए, 150 इज अ साइज ऑफ अ सैंपल एंड द वर्कर्स दैट आर टू बी सिलेक्टेड, जो हम लोग ने सिलेक्ट किया, दैट इज अ सैंपल। A unit selected in a sample is called sample unit. जो चीज हम लोग सैंपल में कलेक्ट करते हैं, जो चीज सिलेक्ट हो जाती है सैंपल में, उसे उस यूनिट को, उस आइटम को हम लोग सैंपल यूनिट कहते हैं। The selected worker here are considered as sample unit. Inspection of all the unit of the population or of the sample is done for the statistical study of a problem covered different aspect. The set of all the observation obtained by such inspection is called data. तो इंस्पेक्शन, हम जितने भी यूनिट सिलेक्ट कर रहे हैं, अब देखो पॉपुलेशन की यूनिट का भी इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट, और हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फायर क्रैकर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, तब फायर क्रैकर का टेस्टिंग भी होता है, राइट, उसका टेस्टिंग किया जाता है कि अच्छे फायर क्रैकर बने कि नहीं, या फिर नहीं बने तो फिर उन लोग को रिप्लेस किया जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, सैंपल, मान लो उन लोगों ने 1000 क्रैकर एक साथ बनाए हैं, उसमें से वो लोग 10 या 100 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी रैंडमली कोई भी वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो सैंपल हो जाएगा 100, वो 1000 था वो पॉपुलेशन हो जाएगा, और जो 100 है वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। अब वो सैंपल को इंस्पेक्ट किया जाएगा, मतलब चेक किया जाएगा, राइट, चेक किया जाएगा 1 by 1, सबको जलाया जाएगा और देखा जाएगा कि सब अच्छे से मतलब क्रैकर्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा कलेक्ट करना। अब यहाँ हम लोग पॉपुलेशन सबको हम लोग चेक नहीं कर सकते, क्योंकि सबको चेक कर लिया तो फिर बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो वहाँ हम लोग सैंपल सिलेक्शन ही करते हैं। मान लो हम लोग कोई गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग की गाड़ी की फैक्ट्री है, गाड़ी बनाने की, कार बनाने की, तो कार क्या है, हर एक कार अच्छे से टेस्ट किया जाता है, हर एक टेस्ट उसको पार करना होता है, राइट। तो वहाँ हम लोग सारी कार, मान लो हम लोग ने एट अ टाइम एक दिन में 10 कार बनाई, 10 कार्स बनाई, राइट, हमारी फैक्ट्री में, तो 10 से 10 कार का टेस्टिंग होगा, तो 10 कार बनाई, डेट इज अ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की यूनिट का ही हम लोग क्या है, टेस्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे भी जो बनेगा दैट इज कॉल्ड डेटा। वही बोला है, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन, जो भी ऑब्जर्वेशन से हम लोग को जो भी मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी हम लोग को कंक्लूजन मिलता है, दैट इज इंस्पेक्शन के बाद दैट इज अ डेटा। आई रिपीट अगेन, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका हम लोग ने इंस्पेक्शन किया और जो हम लोग को सेट मिला, जो चीज़ हम लोग को मिली, that is called a data. The unit of population or a sample possess different type of characteristic. It is possible that the measurement of characteristic varies from unit to unit. Such characteristic of unit is called variable characteristic. अब क्या है कि different type of characteristic, हर यूनिट की अलग अलग characteristics होती है, राइट, किसी का कुछ और काम होता है, किसी का कुछ और यूज होता है, राइट, हर एक चीज़ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट इज़ पॉसिबल दैट द मेजर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वेरी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, और यूनिट टू यूनिट भी उन लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स, उन लोग का मेजरमेंट अलग हो जाता है। सच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी आइदर न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक उसको हम लोग वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे कि कितने मेजरमेंट भी अलग अलग होता है, कोई 100 kg का है, कोई 200 kg का है, राइट, तो वो भी एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हुई। फॉर एग्जांपल ये ऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, ये भी एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हुई। ये सारी चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, क्योंकि हर यूनिट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इसका 100 kg है, इसका 200 kg है, ये ऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब यूनिट्स है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, राइट। इससे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जो न्यूमेरिकल वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव डेटा होगा, और जो नॉन न्यूमेरिकल है, मतलब जो नंबर्स में नहीं है, वो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, दैट विल बी अ क्वालिटेटिव डेटा। यही बताए, इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिक,
न्यूमेरिक नहीं है, नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल, उसे हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। वी शैल कॉल सच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एज एन एट्रीब्यूट, उसे हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। किसको? क्वालिटेटिव डेटा को, क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉन न्यूमेरिक, जो न्यूमेरिक नहीं है, जो नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल, और उसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा, और उसके बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम लोग जो ऑब्जर्वेशन, जो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे स्टूडेंट्स मैंने 100, उसमें से मैंने मान लो 10 सिलेक्ट किए हैं। अब उसमें से मैं ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी देखना चाहता हूँ, राइट, और मेरा डेटा निकला के ये 10 स्टूडेंट्स में से 6 ऑनेस्ट है, 4 डिसऑनेस्ट है, राइट। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा मिला, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा, इसे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? नॉन न्यूमेरिक है, नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और इसका मैंने डेटा निकाला है, इसका ऑब्जर्वेशन निकाला है मैंने, दैट इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव डेटा। इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूमेरिकल, अगर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकल है तो हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल वेरिएबल। एंड द कलेक्शन ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा, और उसके बेसिस पे अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे या हम लोग डेटा निकालेंगे ये न्यूमेरिकल वेरिएबल के बेसिस पे, तो हम लोग उसे क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। इन अबव एग्जांपल, द डेटा रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट लाइक जेंडर ऑफ वर्कर, देयर एजुकेशन लेवल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। अगर मान लो जेंडर की बात करें या एजुकेशन लेवल की बात करें या फीलिंग्स की बात करें, तो वो सब कौन से डेटा होंगे? क्वालिटेटिव डेटा होंगे। और उसके सामने हम लोग हाइट की बात करें, स्कोर की बात करें, मार्क्स की बात करें, वेट की बात करें, वेट ऑफ अ पर्सन, तो वो सब क्या होगी? क्वांटिटेटिव डेटा। Thus we shall say that the qualitative characteristics simply can be observed but cannot be measured on scale। मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? जिसे हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर है, हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। ऐसे ही ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्टी हम लोग फील कर सकते हैं कि ये इंसान ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, बट उसकी ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि कितना ऑनेस्ट है, कितना डिसऑनेस्ट है, राइट। While the quantitative characteristic can be measured on scale, बट जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग स्केल पे मेजर कर सकते हैं, हम उसका मेजरमेंट बता सकते हैं, राइट। इसीलिए उसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल, इनकम इन रुपीज, एज इन ईयर्स, बराबर, ये सब क्या है? जिसे हम लोग बता सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं। अदर एग्जाम्पल कुड बी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक लाइक, और दूसरा रिलीजन है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, एजुकेशन लेवल है, ये सब क्या है? ये सब हम लोग नंबर्स में नहीं दिखा सकते, ये थोड़ी ना बता सकते कि ये कितना वेजिटेरियन है, वो कितना नॉन वेजिटेरियन है, राइट। तो ये सब क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है, जिससे हम लोग नंबर में प्रेजेंट नहीं कर सकते। वेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। बट जो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है या कॉस्ट है, ये सब क्या है? जिससे हम पैसों में, जिससे हम नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अ क्वांटिटेटिव डेटा। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।